नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर चर्चा आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज की संवाद इंडिया की राजनीतिक चर्चा है हमारी गुजरात चुनावों के संदर्भ में। आप सभी जानते हैं, गुजरात चुनाव का प्रथम फेज का मतदान हो चुका है। अब सेकंड फेज के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। और प्रथम चरण के मतदान की स्थिति को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों पर उन्हें विचार विमर्श किया और प्रथम मतदान को देखते हुए मतदाताओं के रुझान को देखते हुए उन्होंने अपनी रणनीति में खासा बदलाव किया है। और इसी रणनीतियों पर जो बदलाव उन्होंने किया उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस चर्चा में। हमारे अतिथि आज के उनका परिचय कराने से पहले मैं सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन हमें देते रहिए। और साथ ही जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारा इंडिया चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। इस समय हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस समय अहमदाबाद से हिम्मतनगर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ क्या क्या रुख है मतदाताओं का उसे भापने की कुछ जानने की कोशिश गिरीश जोशी जी अपने वहाँ ग्राउंड पर जाकर करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या और साथ में राजनीतिक दलों ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया है उसको हम किस तरह से देखते हैं उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गिरीश जोशी जी का मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्मभट्ट जी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से और की वर्तमान स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, किस तरह से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, उसमें मतदाताओं का क्या रुख था और उसके आधार पर पार्टी ने अपने जो रणनीति है उसमें क्या बदलाव किया है, इसको हम जानने की रीना जी से कोशिश करेंगे। और मैं रीना जी का भी संवाद बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ जिगर जोशी जी जुड़े हुए हैं, वो भी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे अहमदाबाद की, गुजरात की वर्तमान क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक बदलाव हो रहा है, मतदाताओं के रुझान से राजनीतिक दलों के सामने कौन सा संकट खड़ा हुआ है, कौन से प्रश्न खड़े हुए हैं जिस पर राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ा अपनी रणनीतियों में बदलाव करने के लिए। गिरीश जी माइक बंद कर लीजिए गिरीश जी वहां से। हाँ तो चर्चा की शुरुआत करते हैं रीना जी से। तो रीना जी, जैसे कि आपने देखा प्रथम चरण में मतदान हुआ है गुजरात के अंदर। पहले दो चुनाव की अगर हम बात करें तो मतदान का प्रतिशत इस बार कम रहा है, तो ये क्या संकेत दे रहा है मतदाताओं का रुझान से आप क्या समझ पा रही हैं? राजनीतिक दलों की जो रणनीति थी उसमें क्या बदलाव हुआ है, वो क्या कर रहे हैं राजनीतिक दल जो मतदान का प्रतिशत कम रहा है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या कारण ऐसे रहे कि मतदान उतना नहीं हो पाया? रीना जी। जी प्रशांत जी, सबसे पहले तो 2017 की हम कंपैरिजन करें तो उस वक्त भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में मतदान का अंतर 7.61% था, लेकिन अब के बाद ये जो 2022 में ये टकावारी घट के 8.10% पे आ गई है, मतलब कि सीधा 8% जितना उसमें मार्जिन है। तो ये भाजपा के चिंता की बात है और उसकी मनोमंथन भी चालू किया है। और आप देखो तो गुरुवार को जो पहले चरण का मतदान हुआ था तो फर्स्ट फेज में ही देखो तो तुरंत सडनली मोदी जी की 50 किलोमीटर की रैली और ब्रांड मेगा शो तुरंत ही ऑर्गेनाइज किया गया था और वो सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन ये जो मतदान की पहले फेज में जो कम मतलब जो हुआ मतदान उसकी वजह से ये रैली तुरंत ही तय कर दी गई और सडनली मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया और उसको ग्रांड आप देखो तो सफलता भी मिली उसको, बहुत प्रतिशत मिला है। तो एक बात है कि पहले चरण में जो मतदान कम हुआ उसकी वजह से कहीं भाजपा में भी एक चिंता है और कहीं पर देखो तो कांग्रेस ने भी अपना मनोमंथन किया है, क्योंकि आदिवासी बेल्ट में जो हुआ तो गत क्रम में जो उन्होंने 19 जिलों में से 6 बैठकें ऐसी थी जो कांग्रेस ने जीती थी। तो अब के बार कांग्रेस को खुद को भी ये चिंता है क्योंकि वहां पर मतदान कम हुआ है, तो जब मतदान कम होता है तो उसका कुछ ना कुछ मैसेज रहता है। तो ये जो पार्टी थी उसका मैसेज जाता है। अब देखो तो भाजपा को भी देखो तो सूरत में भी कम मतदान हुआ है, भाजपा सूरत का गढ़ रहा है और अब के बाद आपकी एंट्री के बाद आप देखो तो ये त्रिकोणीय जंग बन चुका है। तो वहां देखो तो क्या था कि अब के बार आपका गोपाल इटालिया था, असलम साइकिल वाला है जो, लेकिन वो भी एक उम्मीदवार है जो मतों में बंटवारा कर सकते थे और अल्पेश कथरिया थे जो पाटीदार चेहरों के आंदोलन के बड़े चेहरे थे, फेस थे। तो ये मतलब ये सब मिलजुल के फैक्टर कुछ ना कुछ मतों का बंटवारा हो सकता है इसमें, इसलिए सूरत जो भाजपा का कर रहा है वो तो इसके लिए चिंता का विषय है। और जो मतदान की टकावारी में जो मतलब जो घटोतरी हुई है तो उसकी वजह से भी आप देखो ना कहीं
कांग्रेस में एक भाजपा में एक चिंता की लहर है और इसी वजह से ये रैली तय की गई है। दूसरा तो आप देखो तो अभी मतदान का जो समय है, अभी आज से आप देखो तो 48 घंटे के बाद शाम को ही प्रचार बंद हो जाएगा। तो दूसरी तो रणनीति वो तय कर नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। और आज देखो तो जो केंद्रीय लेवल के जो नेता हैं उनके पर भी ये बोझ आ गए, उनके कंधे पर भी आप देखो तो बोझ आ गया है कि मतदान को कैसे जो मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिझा सकते हैं। इसलिए डोर टू डोर प्रचार का अभियान जो है वो भी जितना भी हो सके उतना पॉसिबल है इतना करने का एक शुरुआत की गई है। जी प्रसाद जी, बड़े नेताओं पे भी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं जिगर जी के पास आता हूँ। जिगर जी से पहले मैं शुक्ला जी का स्वागत करता हूँ कि वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाद इंडिया के मंच पर। और जिगर जी से मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जिगर जी, जैसे दिनाज जी को आपने सुना और जो मतदान का प्रतिशत कम रहा है उसके पीछे क्या कारण थे, आपने क्या समझा, थोड़ा सा उस बारे में विस्तार से बताइए। और साथ ही जो दूसरे फेज के लिए जो रणनीति है राजनीतिक दलों की, प्रथम चरण के मतदान को कम देखते हुए उसमें क्या क्या बदलाव करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़े, और जो वहां पर उन्हें लॉस हुआ है उसी पार्टी को ज्यादा लॉस आप देख रहे हैं, उसकी वजह के लिए क्या उनका प्रयास है, किस तरह से आप देख रहे हैं? जिगर जी चर्चा शुरू करने से पहले मैं गिरीश जी से विनती करूंगा। जी गिरीश जी, अपना माइक अगर म्यूट कर ले, जो सबसे पहला सिंबल है माइक का वो सिर्फ आप दबा देंगे, म्यूट हो जाएगा। वहीं से कर दें क्योंकि मेरा 1 मिनट बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। सही बात है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जी जिगर जी। जी देखिए, अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में हम देखें, जो मतदान का प्रतिशत कम रहा वो 2012, 2017 और 2022 अगर तीनों देखें तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कम हुआ है। 2012 में 71% आसपास था, 2017 में 68 पॉइंट कुछ है ना 68.9%, 6% के आसपास था, और इस बार वो 63% के आसपास रहा है। हालांकि 4:30 पौने 5 बजे तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो वो शायद 55% के ही आसपास था, और लास्ट के आधे घंटे में कुछ ज्यादा मतदान होने की वजह से एटलीस्ट ये रिस्पेक्टेबल आंकड़ा हमको देखने को मिला। पर अगर ओवरऑल जो बात करें कि मतदान कम हुआ, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि लोगों में थोड़ी बहुत निराशा जरूर है, ना सिर्फ सत्ता पक्ष या पार्टी की तरफ से, लेकिन हर एक पार्टी के लिए। अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो 70%, 75% ऊपर से मतदान हमेशा देखा गया है। जब ये ट्रेडिशनल बात है कि अगर ना ऐसा कोई बदलाव की भावना होती है तो हमेशा मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें, जो इतना ही मतदान हुआ है तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मतदान है जो गुजरात में एवरेज रेंज में रहता है। तो मेरे ख्याल से इसका सीधा अगर हम आकलन करने की कोशिश करें तो ये ट्रेडिशनल फाइट दिखा रहा है। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है, जो कांग्रेस बनाम बीजेपी हमेशा रहता है, और थर्ड फोर्स का इतना जबरदस्त प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो जरूर से उसका इम्पैक्ट वोटिंग में या मतदान में जरूर दिखता। मेरे ख्याल से बिल्कुल ट्रेडिशनल फाइट की तरफ ही वापस गुजरात का चुनाव जा रहा है, वो हम देख रहे हैं, और उसका परसेंटेज भी वही गवाही दे रहा है। तीसरी बात ये है, जैसे आपने बताया कि अभी सेकंड फेज के प्रचार प्रसार में क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये जो सारे इलाके हैं उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मैक्सिमम हमेशा फाइट रही है, और उत्तर गुजरात में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है, मध्य गुजरात में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। तो मेरे ख्याल से सारे स्टार प्रचारक, उनके जो भी नेता है, वो सारे अभी आज की तारीख में डोर टू डोर प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। और बीजेपी की तरफ से तो हमेशा हम जानते हैं कि मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी की बहुत सारी रैलीज वगैरह रहती है, उनके लोकल कार्यकर्ता भी काफी हजारों लाखों की संख्या में जुट जाते हैं। पर इस बार कांग्रेस ने भी अपने बहुत सारे स्टार प्रचारकों को उतारा है मैदान में, और तकरीबन उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में मिलकर वो हर दिन की कम से कम 30 से 35 के आसपास सभाएं भी कर रहे हैं, और अब आज से वो डोर टू डोर प्रचार में लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों जगह फाइट काफी बढ़िया है। और कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट इस बार ये भी रहा है कि उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वो सारे जातिगत समीकरणों को लेकर किया है। कल अगर शाम को आपने कुछ स्टेटमेंट्स देखे हो अशोक गहलोत जी की तरफ से आए थे, तो एक हिंट उन्होंने दे दिया था उत्तर गुजरात के और मध्य गुजरात के चुनाव के मद्देनजर कि अगर हम गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं तो सीएम हमारा ओबीसी समाज से होगा, और डेप्यूटी सीएम हम 3 रखेंगे, जिसमें एक एससी समाज से, एक एसटी कैटेगरी से और एक माइनॉरिटी से होगा। तो ये एक शगुफा भी उन्होंने छोड़ दिया है, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े, नेताओं में भी उत्साह बढ़े, और नेता भी पिछले एंड टाइम के जो 2 दिन बचे उसके कार्यकाल के जो सारे प्रचार प्रसार है उसमें लग जाए। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से रणनीति बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो रही है। बीजेपी के होल्ड में अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से जो भी इश्यूज हुए थे, जैसे उनके संगठन वगैरह में, एक बहुत बड़े नेता है उनके जय नारायण व्यास, जो ये उत्तर गुजरात की सीट से आते हैं, उन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की।
तो ऐसे कई सारे नेता है जो कांग्रेस की फेवर में भी काफी महत्व धरा सकते, कर सकते और उनकी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते। और बीजेपी के सामने बीजेपी के ही कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिन्होंने एज ए अपक्ष, एज ए इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी की है। उसमें धानेरा से मावजी भाई देसाई करके बहुत कदावर नेता है सर्व समाज के, बायड जिला है वहां से धवल सिंह जाला है। तो ऐसे काफी सारे नेता है जिसका भी शायद थोड़ा बहुत खामियाजा वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी को मिल सकता है। पर ओवरऑल फाइट जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस है, और बीजेपी का संगठन ये जिलों में बहुत ज्यादा मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो 5 तारीख को हमको देखने को जरूर मिलेगा कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज शायद जो अभी सौराष्ट्र और उत्तर दक्षिण गुजरात में जो हुआ उसके रेंज से थोड़ा बहुत प्लस हमें देखने को मिल सकता है। जी 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 आपने सही कहा कि जो सेकंड फेज का चुनाव है उसमें काफी कुछ अलग से कुछ देखने को मिल सकता है। तो गिरिजी जी के पास मैं आता हूँ। गिरिजी जी, जैसे जिगर जी ने कहा कि जो चुनौतियां हैं जिस तरह से दलों के लिए बढ़ी हैं और मतदान कम रहा है, उन्होंने बताया ट्रेडिशनल एक तरह से माना उन्होंने। आपका क्या मानना है? और जिस तरह से आप अब अहमदाबाद से हिम्मतनगर की तरफ जा रहे हैं, तो अहमदाबाद की जो राजनीति थी जहाँ पे किस तरह का वोटर का रुझान था और हिम्मतनगर में जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं, मतलब उसमें क्या बदलाव आपको कुछ दिख रहा है? कुछ ट्रेडिशनल आधार पे ही वोटिंग हो रही है या आम आदमी पार्टी का भी कुछ दखल आप कहीं देख रहे हैं? गिरीश जी। अगर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार समाज रहा है ना, वो हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। और इस वक्त जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है पाटीदार सेक्टर में, तो अनसर्टेनिटी, इसीलिए उसका ओपिनियन पोल किसी का सही नहीं आ पाता है, क्योंकि वो अगर बूथ वाइज देखेंगे तो वहां पाटीदार गए जरूर है, लेकिन उन्होंने किसको वोट डाला ये आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं तो ऐसे होता था कि पाटीदार बहुमूल्य एरिया जो है वहां पे आपको पता है कि ये डेडिकेटेड वोट है, भाजपा को मिलेंगे, कमिटेड परसेंटेज वोट्स थे। इस वक्त जब इन्होंने कुछ पुराने जो जिनको निकाल दिया है वो इनएक्टिव हो गए, उसमें से भी काफी पावरफुल जैसे नितिन पटेल जैसे पावरफुल नेता थे, तो अभी उसका क्या अंडरग्राउंड रिएक्शन आया ये नहीं पता चलेगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे पीएम ने भी अपने एक लेक्चर में कहा कि इस वक्त कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको आप हल्के में मत लीजिएगा, मतलब उनके पास एक मैसेज था। कांग्रेस ने इस वक्त बहुत ही 4-6 महीने से एक बहुत अच्छा काम किया था कि वो डोर टू डोर जाके 2 रुपया लेके और वो पब्लिक को समझा रहे थे। तो वो जो पर्सन टू पर्सन जो टच मिला है उसका काफी बड़ा रिएक्शन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो पाटीदार एरिया है इसमें से बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड छोड़ के गए, दैट इज जय नारायण व्यास। वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, वो अक्रॉस द कम्युनिटी काफी वोट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वो जब ओपनली आ गए हैं तो काफी कुछ देखना पड़ेगा कि वो जो भी आपको पता चलेगा वो 8 को ही पता चलेगा। वास्तव में खैर ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। 8 को ही पता चलेगा कि क्या मतदाताओं के जो मन में कुछ बदलाव आया है। और इसी प्रश्न को लेकर मैं सुनील जी के पास आता हूँ। तो सुनील शुक्ला जी ने काफी विस्तार से सबको सुना और उनका बड़ा गहरा अध्ययन है गुजरात के चुनाव पर। इस बार बहुत नजदीक से वे उसका अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पे बदलाव की संभावना है या एज इट इज सत्ता के साथ मतदाता बने रहेंगे। तो सुनील जी, जैसे जिगर जी ने कहा और गिरीश जी ने कहा, रीना जी ने भी कहा, एक तो ट्रेडिशनल वोट की उन्होंने बात की। साथ ही जिगर जी ने एक बात और कहा कि जिससे अशोक गहलोत ने एक मैसेज दिया मतदाताओं को कि इस तरह से हम एक मुख्यमंत्री ओबीसी से या और जो 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे अलग अलग जाति को ध्यान में रखते हुए। क्या इसका कुछ प्रभाव आप मतदाताओं पर देखेंगे? और साथ में गिरीश जी ने जो बात कही कि जय नारायण व्यास के बारे में कही कि उनका एक बड़ा प्रभाव है, वह कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस विषय पे? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। जिगर जी ने जो बात कही, चाहे रीना जी ने बात कही और या गिरीश जी ने, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। गुजरात की भी जो राजनीति है वो काफी हद तक जातिगत समीकरणों पर आधारित रही है। और जो माधव सिंह सोलंकी का 145 सीटों का रिकॉर्ड है गुजरात में, उसमें इन जातिगत समीकरणों का बहुत बड़ा योगदान है। जो एक खाप, जिगर हमको करेक्ट करेंगे, खाप कहा जाता है वहाँ पे, क्षत्रिय, पाटीदार, दलित और अल्पसंख्यक, इनको मिला करके एक जो सामाजिक समीकरण कांग्रेस ने बनाया, उसमें किसी की दाल गली नहीं। और सबने पाटीदार, जैसा गिरीश जी ने कहा कि पाटीदारों का मतदान बहुत निर्णायक रहा है। और पाटीदार जो कि संसाधन वाले लोग हैं, तो वो चुनाव में एक माहौल बनाने का काम हमेशा से करते रहे। इस चुनाव में स्थिति यह है कि पाटीदारों ने यह कोशिश की है कि सभी दलों में उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। कोई एक दल इनको पकड़ नहीं पाया, सबने मिलकर के सब दलों में इनके उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवारों के साथ एक खड़े हैं। किसी के साथ खुल करके आए नहीं इस बार। जो ये भी हो सकता है कि पिछले 2017 के बाद
चुनाव के दौरान या उसके बाद भी जो पाटीदार आंदोलन चला, हो सकता है कि उसका भी असर हो। लेकिन पाटीदार लोग समुदाय ने मुंह खोला नहीं। दूसरी बात कि जो ध्रुवीकरण हो जाता था चुनाव के दौरान, वह होता हुआ दिखा नहीं। तीसरी बात, जो व्यक्तित्व की लड़ाई हो जाती थी कांग्रेस में, जो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करके और मोदी जी के को गुजरात प्राइड के साथ जोड़ करके जो एक अभियान चलता था, वो भी नहीं हो पाया। तो ये 3 चीजें बीजेपी जो अपने पक्ष में हमेशा कैश करा लेती थी, वो उस बार नहीं होने से यह जो आप अनिर्णय की स्थिति दिख रही है, वो बनती हुई दिख रही है। इसीलिए मोदी जी ने बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचार किया और कांग्रेस ने बड़े रणनीतिक तौर से अपने बड़े नेताओं को मैदान में नहीं उतारा। मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया निर्णय था कि अगर मोदी जी बनाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में संघर्ष शुरू होता, तो निश्चित रूप से मोदी जी का पलड़ा भारी है। गुजरात का आम आदमी भी, सामान्य व्यक्ति भी अपनी प्राइड के साथ मोदी जी के साथ अपने को जोड़ के देखता है और ये कहीं की भी स्थिति होती है। और मोदी जी ने तो बहुत यहाँ के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राज्य को अपील करता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है। ये सामान्य फिनोमेना है। तो वो भी इसमें नहीं हो पाया कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला हो रहा है और एक जो सहानुभूति की बात की जाती है, वो भी माहौल नहीं बनने पाया। हालांकि मोदी जी ने 2 मुद्दों को लेकर के या बीजेपी ने खड़गे साहब के बयान को लेकर के और जो औकात दिखाने वाली बात थी उसको लेकर, इन दोनों मुद्दों को लेकर बात चलाने की जरूर कोशिश की और हर सभा में ये बात कही गई, लेकिन ये बात हुई नहीं, चल नहीं पाई, जो मुझे दिखता है। मुद्दों के आधार पर जब राजनीति की जाएगी, और कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई आज की तारीख के मतदान के समय में कोई हैसियत रह गई है, क्योंकि सांगठनिक स्तर पे आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाई। और मुझे यह स्वीकार करने में दिक्कत होगी, जिगर या रीना जी चाहे गिरीश जी इसको बेहतर समझेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये मुझे स्वीकार करने में दिक्कत होगी कि जो पार्टी 5 साल पहले 1% भी वोट ना पाई हो, उसको 20% या 15% वोट मिल जाएगा, यह आमतौर पर राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता नहीं है। यहाँ हो जाए तो बात अलग है। सूरत की स्थिति की जब बात हम लोग करते हैं, तो सूरत में निश्चित रूप से नगर निगम में लगभग 20 से 22% आम आदमी को वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को। लेकिन जिन मतदाताओं ने सूरत में नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिया, क्या वही मतदाता सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? मुझे इसमें संशय है, क्योंकि अभी नहीं होता। और ताजा तरीन उदाहरण हम सबके सामने दिल्ली का ही है। दिल्ली का मतदाता विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जम के वोट देता है, ये एकदम प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो सब बीजेपी को वोट देते हैं। वही मतदाता है, वही लोग हैं, वही नेता लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये कई इलाकों में आपको दिखाई पड़ता है कि नगर निगम का चुनाव हुआ, क्षेत्रीय चुनाव हुए, कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, एक दल जीत गया, जब सरकार बनाने की बात हुई तो कोई और दल आ गया। तो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि वो नगर निगम के पैटर्न पे वो मतदान हो पाएगा। और मुझे इसलिए भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समझ में नहीं आता कि संगठन आम आदमी पार्टी का है नहीं। और जिस तरीके से एमसीडी चुनाव घोषित होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने आप को समेट लिया गुजरात से, इसका भी संदेश बड़ा खराब गया, जो मैं समझता हूँ। लोगों ने समझा कि यह पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाने में, वैकल्पिक नीतियां देने में, वैकल्पिक योजनाएं देने में, वैकल्पिक सोच देने के प्रति गुजरात में गंभीर नहीं है। यह केवल दिल्ली से आई और दिल्ली की एक पार्टी है। एक डाउन द लाइन एक तरह का एक मैसेज गया और लोगों ने इसको लिया। और ये पार्टी ने भी अपने आप को चुनाव के दौरान, जो पहले चरण का चुनाव था, उसमें कुछ खास इलाकों तक अपने को सीमित रखा। पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से छोड़ा, जैसे कि राजकोट में राजगुरु ने छोड़ा, अहमदाबाद में एक उम्मीदवार चुनाव के नॉमिनेशन का समय बीत जाने के बाद भी उसने अपना को चुनाव मैदान से समेट लिया। यह भी एक जो बहुत संदेश जा रहा था आम आदमी की पार्टी के प्रति, इसने भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आम आदमी पार्टी जब आई गुजरात में, तो उसने एक माहौल बना दिया, मुद्दों को लेकर के माहौल बनाया। उसने जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने पेंशन की बात कही, गुजरात में बढ़ रहे जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी की, चाहे आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा था, उसको लेकर के बातें करनी शुरू की। बेहतर शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य की जो उसने बात कही,
और आधारभूत संरचनाओं के विकास के मुद्दों को लेकर के जो बात कही, इससे एक राजनीतिक माहौल बना, खासतौर से उन युवाओं में जिन्होंने 2002 का दंगा नहीं देखा है, जिन्होंने कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं देखा है, और या उन्होंने जो कोई गैर भाजपा सरकार नहीं देखी, उनके बीच में एक माहौल बना और मुद्दों पे राजनीति सिमट के चली गई। उन मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। और जो ये कोशिश की जा रही थी बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की, उस पे आम आदमी पार्टी ने थोड़ी रोक लगाई। लेकिन जब आम आदमी पार्टी खुद लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा पर चली आई, तो ये बड़ा सेटबैक लगा उन मतदाताओं के लिए जो बहुत कुछ उम्मीद कर रहे थे आम आदमी पार्टी से। तो बात फिर आ गई कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने ही चुनौती दी बीजेपी को, और बड़े संतुलित तरीके से, अगर जिगर जैसा आदमी ये कहता है कि 30-35 सभाएं हो रही हैं प्रतिदिन, तो ये माने रखता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे रहा है और प्रतिदिन के हिसाब से 30-35 सभाएं कर रहा है, और घर घर गांव छोटी छोटी सभाएं करने में उनके नेता संकोच नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती है और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात, इन दोनों इलाकों में लड़ाई परंपरागत ही रहेगी और आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका बनेगी नहीं। महत्वपूर्ण केवल है कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक कितना पहुंचा पाते हैं, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि पहले चरण के मतदान में जो हालात दिखाई पड़े कि कहने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष था, लेकिन मतदान उतना ही हुआ। यानी कि जो प्रचार अभियान चलाया गया, चाहे बीजेपी में बड़े व्यापक पैमाने से प्रचार अभियान चलाया, बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़ी बड़ी रैलियां की। प्रधानमंत्री जी जैसा, प्रधानमंत्री छोड़िए, मोदी जी जैसा आदमी, एक प्रधानमंत्री तो वही है, लेकिन गुजरात के एक बड़े नेता है और बड़ी अपील है वो, उनको किसी एक जिले में दो जनसभाएं करनी पड़ जाए और उसके बावजूद ही मतदान कम हो, तो यह एक सोचने की बात है। केवल एक बात ये भी है कि कम मतदाता निकलते, तो एक राजनीतिक चिंतन ये होता है कि कम संख्या में मतदाता निकलने पर आमतौर पर प्रतिबद्ध मतदाता ही निकलते हैं, जिनको वोट देना है, अपनी पार्टी के लिए देना है या अपने उम्मीदवार के लिए देना है। अब सवाल है कि प्रतिबद्ध मतदाता किसके हैं। अगर सौराष्ट्र में और कच्छ के इलाके में कांग्रेस के प्रतिबद्ध मतदाता है तो क्या वो निकले, या आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के मतदाता हैं वो निकले, या बीजेपी ने जो सेंध लगाई दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ करके ले आई और उनको उम्मीदवार बनाया, उनके प्रतिबद्ध मतदाता निकले। यह केवल सोचने का विषय है और कि कौन निकले, लेकिन निकले केवल प्रतिबद्ध मतदाता ही है। और युवा मतदाता भी इनमें इनकी संख्या हो सकती है कि वो भी अपनी संख्या बेहतर संख्या में निकले हों, लेकिन किसी लहर पे लोग सवार होकर के निकले मतदान करने के लिए, ये ऐसा दिखता नहीं है। जय नारायण व्यास से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ चुनाव के दौरान ही, पिछले चुनाव में, और एक बड़ा ही सुलझा हुआ नेता, बड़े सूझबूझ का नेता, और जनता में जिसकी अपील है, मैं नहीं कहता कि पैन गुजरात उनके की अपील होगी, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, जिगर या रीना जी इस बात को बता पाएंगे या चाहे हिमांशु जी बता पाएंगे, लेकिन एक अपील है अपने इलाके में, लोग उनको बड़ा सम्मान से याद करते हैं। पुराने लोग भी कहते हैं कि इस राज्य के औद्योगिकरण में जय नारायण व्यास की बड़ी भूमिका रही है, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़े दमदारी के साथ, तर्कों के साथ लोगों के बीच रखने में, उनकी बात कहने में भी जय नारायण व्यास की बड़ी भूमिका रही है। जय नारायण व्यास जैसा आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी से टूट करके निकलता है, नितिन पटेल जैसे लोग अगर निष्क्रिय हो जाते हैं, मधु श्रीवास्तव जैसे लोग अपना वो विद्रोही उम्मीदवार हो जाते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दूसरे चरण में क्या होगा, ये तो मतदान के ही दिन समझ में आएगा। अगर बेहतर मतदान होता है तो कुछ निश्चित रूप से कुछ अच्छे संकेत होंगे ये। जी प्रशांत जी। ये बिल्कुल सही कहा कि सेकंड चरण का मतदान तो खैर भविष्य गर्भ में है, इस तरह से मतदाता का रुझान स्पष्ट होता है उसमें। लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई, जैसे आपने कहा कि जो ट्रेडिशनल मतदाताओं का मतदान की बात की थी पूर्व वक्ताओं ने, आपने सहमति जताई, लेकिन साथ ही आपने कहा कि जो जैन व्यास का जो कद है वह वास्तव में गुजरात के अंदर काफी प्रभावशाली है, लोग मान्यता भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। और साथ ही जिस तरह से बीजेपी के अंदर हम देख रहे हैं कि उनके सारे जो बड़े नेता हैं बहुत ही लगातार वहाँ चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री सहित पूरी उनके काफी सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, तो ये क्या बीजेपी चिंता को दिखाता है। मैं हिमांशु जी के पास इसी प्रश्न को लेकर आता हूँ, और हिमांशु जी का संवाद इंडिया के मंच पर मैं स्वागत भी करता हूँ, और मैं सीधा राजकोट से हमारे राजकोट से सीधे जुड़े हुए हैं, और राजकोट में किस तरह से लोगों का मन, उन्होंने मन को देखा है, टटोला है उनके राजनीतिक विचार को,
है क्या दर्शाता है। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सेकंड चरण की जो वोटिंग से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव किया है, या जो पहले चरण का मतदान देकर वह क्या चिंता सता रही है दलों को? हिमांशु जी। देखिए, अब दूसरे चरण का मतदान आज दोपहर, आज शाम 5 बजे, तो मतलब उसका जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा और बाहर से जो भी प्रचार करने गए हैं उनको वापस उनकी टेरिटरी में जाना पड़ेगा एज पर द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट या जो पोल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके मुताबिक। तो क्या होगा, क्या हुआ है बेसिकली, कल राजकोट से करीबन बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब पूरे सौराष्ट्र से बीजेपी के कार्यकर्ता मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात के लिए रवाना हुए, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लिए। और आज शाम को 5 बजे जैसे ही मतलब प्रचार प्रसार जो 48 घंटे पहले बंद करना पड़ता है तो वो वापस आ जाएंगे राजकोट। लेकिन बिल्कुल मतलब एक जिसे बोले कि असमंजस का माहौल है बीजेपी में भी। मतलब ये एक चीज चल रही है कि कम वोटिंग हुआ है तो पार्टी पावर में आएगी। आम आदमी पार्टी में भी वही चीज चल रही है कि कम वोटिंग है तो पार्टी पावर में आएगी, और कांग्रेस में भी मतलब वही बात चल रही है। देखना ये है कि जो पोलिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हुआ है कंपैरेटिवली ईयर, मतलब 2017 के मुकाबले, तो उसमें जो मतदाता आए वो एंटी इनकम्बेंसी वाले आए या फिर जो कमिटेड मतदाता थे किसी पार्टी के वो आए। और अगर एंटी इनकम्बेंसी वाले मतदाता बाहर निकले तो उन्होंने कितना मतलब अपना वोट डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी के खिलाफ है तो वो वोट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। तो ये सब कयास और ये सब चीजें अभी मतलब चल रही है, लेकिन इसका एकदम एक्चुअल आंकड़ा या एक्चुअल जो हकीकत है धरातल पे जो जिस तरीके से हुआ है उसकी हकीकत हम लोग 8 तारीख को जब चुनाव में मतलब ईवीएम खुलेंगे तब जाके कहीं बात कर पाएंगे कि क्या हुआ। हार जीत का जो एनालिसिस होगा वो उस तरीके से कौन सी पार्टी का कैसे क्या हुआ है। फिलहाल यहाँ पे जो जिस तरीके से माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने परसों और कल अहमदाबाद में जिस तरीके से बैक टू बैक रोड शोज और रैलियां की है, तो बिल्कुल अहमदाबाद में सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो 93 सीट के लिए मतलब ये अभी लड़ाई है पूरी। उसमें से 21 सीट खाली अहमदाबाद जिले में है, मतलब अहमदाबाद और अहमदाबाद जिले में साणंद वगैरह सब मिला के देख लीजिए तो ये 21 सीट में अपना मतलब परचम लहराना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री बिल्कुल फोकस रहे, 2 दिन रोड शोज किए, रैली की, इसी वजह से मतलब कि अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है सौराष्ट्र में कहीं पर भी तो उसे कैसे बैलेंस अप किया जाए नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात। तो ये जो आपको दिख रहा है रोड शोज वगैरह जिस तरीके से पार्टीज ने अपनी स्ट्रैटेजी, मैं पार्टीज की स्ट्रैटेजीज के बजाय मैं ये बोलूंगा कि पिछले 20 दिनों में पहली तारीख को जो चुनाव था फर्स्ट फेज का, अगर उसके आप 20 दिन आगे से देखेंगे तो मीडिया में हर जगह पे बीजेपी छाई हुई थी, कहीं बीजेपी के अलावा कोई खबरें आ ही नहीं रही थी। ज्यादा से ज्यादा जो खबर आई कांग्रेस की वो ये आई कि कांग्रेस में जयनारायण व्यास साहब ज्वाइन हुए, तो उसके अलावा इतनी बहुत मतलब खबरें कुछ आई नहीं। अगर देखने जाए तो जो बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो कहीं नहीं था। सभी रैलियां और यही सब लाइव हो रहा था। अमित शाह की मतलब गृह मंत्री है तो उस तरीके से उनकी रैलीज, और प्रधानमंत्री की रैलीज, योगी आदित्यनाथ कहीं आए तो उनकी रैलीज, तो यही सब चल रहा था। बाकी की जो पार्टीज है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे अपना कैंपेनिंग वगैरह उस तरीके से कर रही थी। तो जो माहौल बना है टेलीविजन में और मीडिया में जिस तरीके से बीजेपी चाहिए, तो माहौल कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बज़वर्ड जो करना चाहती है बीजेपी वो उन्होंने किया है, क्योंकि एक मीडिया में यही दिख रहा था और उसी के आधार पे ये बातें चल रही है कि 125। कल तो मतलब एक किसी ने मुझे बोला कि बीजेपी अगर ऐसा मतलब कर सकती है कि 150 के ऊपर भी आए, तो मुझे ये मतलब अचरज लग रहा है कि कम वोटिंग परसेंटेज में बिल्कुल आपका वोटर बेस बड़ा है, लेकिन 13% पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन बड़ी है और आपका पहले चरण का जो मतदान है वो कम हुआ है। तो ऐसे में मतलब 150 सीट का आकलन या उसकी कैलकुलेशन कैसे बैठती है मुझे समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से 8 तारीख को जब ईवीएम्स खुलेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा कि ये आकलन सही था या गलत था या ओवर कैलकुलेटेड था या किस तरीके से था। पर फिलहाल गुजराती में कहावत है, मतलब गुजराती में जिसे बोलते हैं कि जहां पे आप कयास ना लगा सको तो बोलते हैं कि भरेलू नारियल से। भरेलू नारियल मतलब भरा हुआ नारियल है, तो वो जब फूटेगा तब पता चलेगा इसमें पानी कितना है और इसमें मलाई कितनी है और इसमें मतलब नारियल कितनी क्वांटिटी में है। तो फिलहाल गुजरात में यही सब जगह पे चर्चा है कि भरेलू नारियल है। और बुकी बाजार में भी कुछ प्रत्याशियों के भाव बढ़ गए, कुछ प्रत्याशी जिनके भाव कम खुले थे उनके भाव बढ़ गए पहले चरण में चुनाव के बाद। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसे दिख रहा है कि वो सीट्स जा रही है या किस तरीके से होगा, लेकिन 8 तारीख को मेरे ख्याल से
जब तक आखिरी वोट और आखिरी ईवीएम खोला ना जाए, उसमें से आखिरी वोट जब तक काउंट में ना लिया जाए, तब तक कहना शायद अर्ली होगा और एक पक्षकार की भूमिका में हम नहीं रहना चाहेंगे। तो वेट एंड वॉच, 8 तारीख को क्या होता है उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 8 तारीख की जो इससे पहले सब अनुमान ही है, कयासों का दौर चलता रहेगा लगातार। और मैं रीना जी के पास आता हूँ, निकल के ट्रेडिशनल आधार पर वोटिंग, तो ट्रेडिशनल आधार पर वोटिंग का आप क्या सोचते हैं? और साथ ही आम आदमी पार्टी, जितना शोर था आम आदमी पार्टी का कि वह बहुत बड़ा वहां पे कुछ ना कुछ प्रभाव डाल सकती है, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी को नुकसान कर सकती है, लेकिन जिस तरह से एमसीडी चुनाव जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद जो ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने जो ताकत गुजरात में लगा रहे थे वह दिल्ली शिफ्ट वापस कर ली उन्होंने। तो इसका प्रभाव क्या भाजपा और कांग्रेस की जो वोटर्स थे उस पर फर्क पड़ा, या दोनों पार्टी अपने ट्रेडिशनल वोट को सहेजने में सफल रही, या बिखराव हुआ दोनों पार्टियों के वोटर्स में? आप क्या समझते हैं इस बारे में रीना जी? जी प्रशांत जी, अब के बार आप देखो तो सबसे पहले तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था ही था, क्योंकि आप देखो तो वोटर्स हो, मतलब पीपल की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि 2 टर्म आप कांस्टेंट जीतो तो तीसरी बार तो क्या है कि थोड़ा मिजाज में बदलाव आता ही है। लेकिन आप देखो कि इनका तो 27 साल का कांस्टेंट शासन हो गया, तो एक सीधी बात है कि उनका सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आएगा ही आएगा। इसके बदले में आप देखो सामने को वोट शेयर की बात की जाए तो वोट शेयर है तो कांग्रेस का आप देखो तो 1962 से 1990 तक 50% रहा था, और कोई भी पार्टी जब विधानसभा में बैठती है तो उसके पास 50% शेयर हो तो अच्छे तरीके से जीत के आती है। लेकिन कांग्रेस का आप देखो तो जनता दल की जो एंट्री हुई विधानसभा में, उसके बाद उसका सीधा ही 37% जितना उसका वोट शेयर गिर गया। उसकी सफर उसके बाद से बेहाल ही है। लेकिन आप देखो 2017 में तो पाटीदार आंदोलन की वजह से उनके वोट शेयर है वो सीधा 41.44 के आसपास आ गया और भाजपा का 49 के आसपास आ गया। तो दोनों मतलब क्या है कि 8% जितना बीच में वो मार्जिन रह गया। और दूसरी ओर भाजपा की सीटों भी आप देखो तो 2002 में 127 थी, और 2002 में 127 थी, 2007 में आप देखो तो 117 थी, ये 2012 में 115 और 2017 में सिमट के 99 पर आ गई। तो 2 आंकड़े में वो आ गई है। और अब के बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तीसरी एक बार है कि पार्टी मतलब आपका कहीं तो उसका बात है कि वोट शेयर में गिरावट कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं डालेगा, कहीं तो वोट तोड़ने की काम करेगा ही करेगा। आप देखो तो मेरे ख्याल से आदिवासी बेल्ट ना सही लेकिन सौराष्ट्र पे और सूरत पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, या उत्तर गुजरात या अहमदाबाद या कोई भी आप देखो सेकंड फेज में तो इतना इफेक्ट नहीं डाल सकेगा क्योंकि यहाँ माहौल ही नहीं है आपका। तो एक सीधी बात है कि आप देखो तो ये वोट शेयर और सीट दोनों लगातार घटते ही जा रहे हैं। और इसके पर आप देखो तो दूसरी ओर एंटी इनकम्बेंसी सामने पोलराइजेशन कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। आप देखो तो मुस्लिम को भी ना ओवैसी अट्रैक्ट कर रहा है ना आप कर रहा है, ना कांग्रेस का भी अभी देखो तो कोई भी ऐसा बयान भी नहीं है और ना ही कोई भी ऐसा कुछ भी मतलब कोई इशारा हो रहा है कि जो मुस्लिम है वो उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मुस्लिमों ने खुद ने मेरे ख्याल से शाहपुर में या फिर दरियापुर में कहीं भी जो मुस्लिम एरिया है वहां ओवैसी को भगाया था तो बोला था कि भाजपा की पार्टी है। तो एक मैसेज ऐसा जा रहा है कि मुस्लिम है जो अब के बार वो खुद भी एक मनोमंथन में कि किसको वोट दे, क्योंकि कांग्रेस है उन्होंने भी अब के बार आप देखो तो वो ऐसा कुछ भी बयानबाजी से दूर रहे वो कि वो मुस्लिम की और है या फिर कुछ उनका फेवर कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं। और आपका तो अभी देखो एमसीडी चुनाव की वजह से उन्होंने तो मैदान छोड़ के भाग ही गए हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और अरविंद जी ने राजकोट में मेरे ख्याल से और जामनगर में रैलियां की और भावनगर में भी की, उसके बाद तो आप देखो उनकी गैरहाजिरी भी नजर आ रही है। तो सूरत में आप देखो मैंने अभी बताया कि पाटीदार आंदोलन के 2 चेहरे थे, आपका अल्पेश कथेरिया और ये तो दोनों एक सीधी बात है कि अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना बंटवारा होगा वोट का ये तो समय ही बताएगा क्योंकि वहां मतदान तो कम ही हुआ है। गोपाल इटालिया है वो प्रदेश प्रमुख है आपके और उनकी निवेदनबाजी है वो भी आप देखो मतों में बंटवारा तो कर ही सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था कि मंदिर में स्त्रियां जाती है तो उनका शोषण होता है, और ऐसा भी बोला था कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मतलब एंटी हिंदू उन्होंने फ्रिक्वेंटली बयानबाजी की है। तो ये सब इफेक्ट है ना कहीं तो पड़ता ही है, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है यहाँ गुजरात में, और फ्री बीच का भी इतना असर नहीं है। तो एक सीधी बात है कि आपका जो लोगों को शुरुआत में ऐसा था कि चलो कोई तीसरा ऑप्शन आ गया है और कुछ ना कुछ लोगों को परिवर्तन मिलेगा, लेकिन परिवर्तन अभी देखो तो है ही नहीं, क्योंकि मोरबी में भी मैंने इसके पहले आपको बोला था कि वो कुछ ना कुछ मतलब स्टैंड लेके अपोज में आ सकते थे
और शुरुआत उन्होंने की थी अरविंद जी ने, तो वो धरना भी दे सकते थे कि भी इनको न्याय दो, तो ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। धरना की बात तो दूर रही, लेकिन कोई निवेदनबाजी भी ऐसी स्ट्रांग नहीं की है कि चलो कुछ लगे लोगों को कि वो आप मोरबी वासियों के साथ में हैं। कांग्रेस ने भी वो इसी बात से तोड़ा है, तो सीधी बात है कि लोगों पर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। तो मतदान का बंटवारा तो जरूर होगा, लेकिन सब जगह ऐसी बात है तो आएगी तो बीजेपी, उसका वोट शेयर जरूर घटेगा और सीट भी घटेगी। मेरे ख्याल से 2 आंकड़े से ज्यादा नहीं आ सकती है, ऐसा आकलन नजर आ रहा है। तो जैसे जिगर जी, आपने सुना कि रीना जी ने कहा कि उनका जो अनुमान है, किस तरह से उन्होंने अपने अनुमान को व्यक्त किया, और साथ ही पाटीदार आंदोलन की बात की, जयनंद व्यास जी की बात की। आपके सामने आप क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय भाजपा के लिए चिंता का विषय है, कि कौन से ऐसे मुद्दों पर वह बचना चाह रही है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? आपका क्या सोचना है इस विषय पर? और साथ ही जो अगर हम देखें पहले फेज का मतदान, तो जहां पर कांग्रेस की मजबूती थी, उन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कुछ ज्यादा देखने को मिला, और जैसे कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, वहां मतदान का प्रतिशत एक मतलब एवरेज प्रतिशत था। यह क्या संकेत देता है जिगर जी? जिगर से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जी सर, बोलिए। ये हिमांशु जी ने कहा कि इस बात की चर्चा है कि 150 वोट सीटें भी जीत सकती है बीजेपी। अगर इस तरह का माहौल है तो चुनाव एक तरफा दिखना चाहिए। एक तरफ जी बिल्कुल, मैं ये सारे जी अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ सारी चीजों पे, बातों पे। देखिए 150 सीटों की जो बात है वो मेरे ख्याल से हिमांशु जी को कोई भी उनके कार्यकर्ता या जो अंदर के लोग है, या फिर कोई ऐसे कार्यकर्ता हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा आश्वस्त हो, जिनको लगता है कि हम इतना कवर कर जाएंगे। पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, और बहुत सारे मेरे जैसे कई जो लोग हैं पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व है, मीडिया में वगैरह में, उनको भी नहीं लगता, और जनमानस को भी नहीं लगता कि 150 सीट पाना इस बार मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत बड़ा टास्क है। तो ये पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये प्रशांत जी ने हमें मतलब जो डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, उसकी भी एक मैं बात कर लूं। चूंकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में काफी प्रचार प्रसार किया था, पर जैसे सुनील जी आपने बताया कि आपको ये डेफिनेटली नहीं लगता कि 1% वोट पाने वाली पार्टी दूसरे चुनाव में 20-22% वोट कैसे पालेगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है, मैं इससे आपकी बात से भी सहमत हूँ। और उसके पीछे क्या हुआ, एमसीडी के चुनाव का जो तारीख है वो जैसे ही डिक्लेयर हुआ, आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रचार प्रसार या जो ताकत थी उसमें काफी कटौती आई गुजरात में। तो एक इम्पैक्ट ये भी गया कि जैसे गोवा में या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार के बाद चुनाव जब हार जाती है उसके बाद ज्यादा नहीं दिखती या बिल्कुल नहीं दिखती, तो शायद क्या गुजरात में भी ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी एक इम्पैक्ट आया कि एडीआर की रिपोर्ट आई, उसमें ऐसा ऑफिशियली लिखा गया था कि आम आदमी पार्टी के भी 38% उम्मीदवार है वो दागी है। तो लोगों में ये भी मैसेज गया कि ये तो सब एक जैसे ही है, इसमें बदलाव की बात कहाँ से हम सोच सकते। तीसरी एक बहुत बड़ी बात ये बाहर आई, जिसमें एजुकेशन की बात करके आम आदमी पार्टी ने बहुत जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में। अब एजुकेशन उनका मेन प्राइम एजेंडा रहा था हमेशा उनकी बातों में, उनके प्रचार में। पर एजुकेशन के मामले में उनके 47 तकरीबन 38 से 40% उम्मीदवार 10th क्लास या उससे नीचे के पढ़े लिखे, कुछ है जो 5th क्लास पढ़े लिखे, कुछ है जो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड से उठ गए। तो ये भी बात बहुत ज्यादा हर जगह चली सोशल मीडिया के द्वारा कि बदलाव और एजुकेशन की सबसे बड़ी बात करने वाली पार्टी की भी 47 उम्मीदवार अगर इसी लेवल का एजुकेशन रखते हैं तो फिर ये बदलाव कहाँ से आएगा। तो मेरे ख्याल से इससे वही जो लोग हैं उनमें निराशा गई, और लोगों को भी ये लगा कि नहीं, बदलाव अभी उनको नहीं लग रहा है। जो मेरे ख्याल से ये सारी बातों ने काफी इम्पैक्ट डाला। पाटीदार आंदोलन की जहां तक बात की रीना जी ने, तो पाटीदार आंदोलन का जो प्रभाव है वो अभी समाज के सीमित तक रह गया है, राजनीति में उसका इतना ज्यादा दखल मुझे नहीं दिख रहा। और पाटीदार समाज भी काफी बटा हुआ है, ये भी इस बार बिल्कुल फैक्ट है कि वो किसके साथ जाए वो उनका मन बिल्कुल कोई पढ़ नहीं पा रहा है। वो तो 8 तारीख को ही हमें देखने को मिलेगा। पर जो ओवरऑल फाइट है वो जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया हमेशा पिछले 2 हफ्ते से मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल धीरे धीरे फाइट दिखती नजर आ रही है कांग्रेस बनाम बीजेपी के प्रति, और मेरे ख्याल से उसी तरीके से हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कांग्रेस कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है, वो भी बिल्कुल फैक्ट बात है। जी जी जी, वाकई वो ट्रेडिशनल वोट। हेलो, एक मिनट में ये ऐड करना चाहती हूँ कि अब तक तो ऐसा वाक्य देखने को मिलता था और ऐसा विधान था कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। तो अब के बारे पवन खेरा है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने बोला है कि भाजपा को जो उनको विद्रोही जूथ है उन्हें कांग्रेस के तरफ मतदान करने में काफी मदद किया है। तो मुझे भी कहीं तो ऐसा लग रहा है कि अंडर करंट की वजह से, जाहिर तौर पे नहीं लेकिन खानगी में भी ये एजेंडा पार हो सकता है, मतलब किया हो ऐसा संभावना है ये। तो मुझे ऐसा कुछ भी लग सकता है क्योंकि अभी विद्रोही जूथ है वो बहुत ही सक्रिय है और उनका जो असंतोष है ना वो काफी पराकाष्ठा पर है।
तो रिजल्ट आने के बाद भी ये कुछ ना कुछ होने का तय है, अगर कम सीटें आई तो ज्यादा नहीं ले सकते। जी जी, रीना जी ने जो बताया ना प्रशांत जी, उसके लिए कभी एक यहाँ पे एक बात चल रही है, जो बहुत अच्छा शब्द हम लोग यूज करते हैं और वो जनमानस भी यूज करते, जनता भी यूज करती है, कि बीजेपी के आज की तारीख में सक्रिय रूप से निष्क्रिय कार्यकर है, सक्रिय रूप से निष्क्रिय कार्यकर्ता। तो वो एक जो मैसेज है वो काफी गया है, उससे बीजेपी जूझ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके 12 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने पार्टी हाल ही में छोड़ के निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। ये भी एक उनके लिए इम्पैक्टफुल बात है। और गुजरात की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा मात्रा में एक बड़ी पार्टी से निकलकर लोग गए। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, अगर उसमें भी कुछ लोग जीत कर आते हैं तो ये फर्स्ट टाइम गुजरात की राजनीति में होगा जब इतने सारे निर्दलीय लोगों को विजय मिलेगा। तो ये सारी देखने वाली बात है, 8 तारीख को हम जरूर तो पता चलेगा उसका। जी सेकेंड फेज के इलेक्शन में जिगर सेकेंड फेज के इलेक्शन में ये विद्रोही उम्मीदवारों का असर किन इलाकों में होगा? देखिए सर, एक है बायड इलाका जहाँ पे धवल सिंह झाला है, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर 4-5 साल से बीजेपी में आ गए और अभी उनको टिकट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी किया। एक है धानेरा, जहाँ पे मावजी भाई देसाई है, बहुत बड़े कदावर नेता है सर्व समाज के, वहाँ पे जो सारा वहाँ के जो लोकल समाज होता है वहाँ। हाँ रीना बेन, भावेश कटारा भी है ना जंगल से, जिन्होंने वो भी है, कार्यालय पर हल्ला मचाया था और भाजपा आया कि वो भी है पहली बार जी। फिर लूणावाड़ा से जीपी पटेल करके है, जो जिग्नेश सेवक करके वहां पे उनके जो बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने जिग्नेश पटेल, जेके पटेल करके बोलते हैं, वो लूणावाड़ा बड़ौदा के बिल्कुल नजदीक है, वडोदरा के, वहां से खड़े हुए। तो ऐसी कई सारी सीट है उत्तर गुजरात में जहाँ पे निर्दलीय 12 लोगों का पूरा लिस्ट है मेरे पास। तो उसमें उत्तर गुजरात में जो है, खासकर नॉर्थ गुजरात में, वहाँ इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं और उसको देखने लायक बात होगी। कुछ इलाकों में ऐसा भी है जहाँ पे बीजेपी कुछ प्रत्याशी है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पायलट, सीधा जो पैराशूट लैंडिंग है उस तरीके से आए हुए। तो वो भी शायद कहीं ना कहीं लोगों को, ये वहां के लोकल कार्यकर्ता है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। और सामने कांग्रेस ने अपना जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर इस बार सारी ज्ञाति जाति समीकरण सेट करके किया हुआ है। तो फाइट जरूर तगड़ी है। और थोड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी, प्रशांत जी ने आपने पूछा था कि क्या क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, तो मेजरली एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई का मुद्दा है, वो बहुत ज्यादा लोगों को असर करता है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। पर अंत में जैसे ये भी देखा जाता है हमेशा कि मोदी जी का जो एक ब्रांड है, हमेशा जो लोगों को एंड मूवमेंट पे अपील करता है, और अमित शाह जी का जो मैनेजमेंट है, वो दो चीजें हमेशा काम कर जाती है। अब इस बार वो कितना काम करेगी वो तो 8 तारीख को ही हम देख पाएंगे, पर जनरली वो काम जरूर कर जाता है। वो कुछ भी करके, जैसे इसे कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद करके भी वो सरकार बनाने में बीजेपी कहीं नहीं चूकती। चाहे अगर 90 सीट आएगी तो भी सरकार बीजेपी बना लेगी, 80 सीट आएगी तो भी सरकार बीजेपी बना लेगी, और 110 आएगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक उनकी मास्टरी है, वो हम जरूर हमेशा देखते हैं पिछले 27 सालों से। अब वो मास्टरी इस बार कितना रंग दिखाएगी या फिर इसमें कांग्रेस कितना उसका कहते हैं ना डेंट डालेगी, वो हमें 8 तारीख को ही देखने को मिलेगा। पर आम आदमी पार्टी के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस बार, पिछले 1 महीने से, कि 1 महीने पहले तक त्रिकोणीय जंग देखने को मिल रहा था, पिछले 1 महीने से कहीं कोई नहीं है। और मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में तो खास करके बिल्कुल वो असर या प्रचार प्रसार नहीं है, ना ही ऐसा कोई कदावर नेता है, ना इतने बड़े कोई उम्मीदवार है जो उन्होंने सौराष्ट्र और सूरत में उतारे। तो यहाँ पर वो असर नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत डेंट अगर वो दोनों के वोट शेयर में डालेगी बीजेपी कांग्रेस के, बस वो उतना ही दिखेगा, ज्यादा वोट शेयर में डेंट वो भी नहीं डालेगा। जी जी। जिग्नेश मेवाड़ी की क्या स्थिति है? तो वो वडगाम से सर लड़ रहे हैं, कांग्रेस से वडगाम से, पर वो मेरे ख्याल से वो अपना सीट निकाल लेंगे। काफी कदावर नेता है, प्लस उनका फैन बेस बहुत बढ़िया है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको दिक्कत नहीं आएगी। और भी ऐसे काफी कदावर नेता है कांग्रेस के जो अपनी अपनी सीट बचाने में उत्तर गुजरात में भी कामयाब रहेंगे। जी, बहुत विस्तार से आपने सब प्रश्नों का जवाब भी दिया। और तो मैं साथ में सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। और सुनील, जैसा आपने सुना कि सभी वक्ताओं को किस तरह से, एक बात है कि राजनीतिक परसेप्शन का बड़ा रोल होता है कि परसेप्शन क्या कह रहा है। परसेप्शन हमें देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में तो बीजेपी को लेकर जो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री सारे लगा रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं, तो परसेप्शन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गुजरात में फाइट बड़ी नजदीकी हो सकती है। तो इस परसेप्शन का फायदा कांग्रेस को उठा सकती है, या भाजपा जी ने कहा कि सरकार बनाने में पहले की तरह कामयाब हो जाएगी? परसेप्शन क्या कहता है, क्या समझ है आप इस बारे में? प्रशांत जी, मैं सोचता हूँ कि गिरीश जी को सुन लिया जाए, उनका बार बार कनेक्शन कट जा रहा है। ठीक है, उनको सुना जाए। जी प्रशांत जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली अभी एक जगह पहुंचना है, तो आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं अभी निकलूं। मेरे को अभी 10-15 मिनट में एक जगह और पहुंचना है, इसलिए।
हाँ सर। ठीक है, कोई नहीं, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी हो तो बात अलग है। प्रशांत जी जी मुझे जी भी सर, जाना 1 बजे मुझे वापस 1 बजे कहीं और ज्वाइन करना है, तो मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। ठीक है, कोई नहीं, आपका ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। जी आपकी जी उपस्थिति से अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। आपका प्रशांत जी मुझे धन्यवाद। भी नहीं निकलना धन्यवाद सर, पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द आपसे वापस मुलाकात होगी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत जी, धन्यवाद। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। जी मुझे भी निकलना पड़ेगा। आपने अरे समय रीना दिया आप जी, ये लोगों नहीं ने। चलेगा, आप नहीं जा सकती हैं। गिरिजी के पास मैं आता हूँ। गिरिजी, जैसे सभी ने कहा कि एक ट्रेडिशन ऑफ, एक तो जो लड़ाई की तरफ उन्होंने सबने संकेत दिए, और साथ ही परसेप्शन की जो लड़ाई होती है राजनीति में, तो परसेप्शन किसकी तरफ बिल्टअप होता दिखाई देता आपको गिरिजी से? सिग्नल फिर डाउन हो गया उनका नेटवर्क। एक्चुअली रास्ते में हिम्मतनगर जा रहे हैं, वो हिम्मतनगर जा रहे हैं, इस चक्कर में वो। तो मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ पहले। हिमांशु जी, जैसे आपने सुना, और मैं वो भी प्रश्न आपसे करता हूँ, जैसे आपने एक दो 150 सीट की कही, किसी ने आपसे चर्चा की 150 सीट, क्या वह जो उसका उस व्यक्ति का आकलन था, या वह सच्चाई के आसपास कुछ दिखाई देता आपको, या केवल एक जैसे अति उत्साह में आदमी कोई व्यक्त करता कोई बात, उस तरह की आपने समझी? और साथ ही परसेप्शन क्या डेवलप हो रहा है पार्टी के पक्ष में, परसेप्शन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आपके मंच पे जिस तरीके से पहली बार मैंने जो डिबेट किया था, जिसमें मैंने पूरी ग्राउंड की परिस्थितियां बोली थी, आपको आंकड़े बोले थे, अब आंकड़ों में ये हमने कयास नहीं लगाया था कि मत जो पोलिंग है वो घटेगा। हमने बोला था कि 70% लास्ट टाइम में, तो इस बार बढ़ने की संभावना है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। अब ये जिस तरीके से आकलन इन लोगों ने किया है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मेरी कुछ पौने घंटे उनके साथ बहस हुई कि ये कैसे हो सकता है, मुझे समझना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपके डिबेट पे ये बोला था कि हार जीत जो है वो 100-200 मतों से होगी। तो उसी थियरी में अभी ये जा रहा है कि जिस तरीके से लो वोटिंग हुई है, कम परसेंटेज 5% या जिस तरीके से, उसमें कमिटेड वोटर्स आए, नॉन कमिटेड वोटर्स, एंटी इनकम्बेंसी वाले या फ्लोटिंग नहीं आए हैं। तो कमिटेड वोटर्स इस परिस्थिति में, मान लीजिए कि कल 5 तारीख को अगर चुनाव होता है, 5 तारीख को भी 60% के आसपास रहेगा, तो अपना वही आंकड़ा 4.90 करोड़ वाला जो है, 4.4 करोड़ 90 लाख, उसमें आप 60% लगा लीजिए, तो वो आके खड़ा हो जाएगा 3 करोड़ पे। तो फिर से वही बात आ जाएगी कि 3 करोड़ में पिछले साल जिस तरीके से 1.47 लाख 1 करोड़ 47 लाख वोट्स बीजेपी के पास थे, तो वही चीज कि शायद इनका वोटर बेस बड़ा है, इनके वोट्स घटे, पर ये जो सीट्स की जो हार जीत का जो आंकड़ा है वो शायद 100-200 मतों से, जो मैंने आपके पहले डिबेट में बोला था कि हार जीत जो है वो मैं 100-200 मतों से देख रहा हूँ। तो उसी पे कयास लगा के ये लोग चल रहे हैं कि उसी मामले में, मतलब एंटी इनकम्बेंसी वोट्स अगर बढ़ते हैं कांग्रेस और आम आदमी के पास, तो उनका कहना यह है कि उस मामले में शायद 100-200 मतों पे बाकी की सीटें निकल जाएंगी। तो उनका आकलन ये है 150 का। अब ये शायद परसेप्शन बिल्डअप करने की भी बात है, लेकिन कल क्या हुआ कि कल एक्चुअली यहाँ पे बैठक थी इनकी, मतलब सौराष्ट्र से पूरी कमलम में, तो कुछ 4-5 लोगों से मेरी बातचीत हुई और उसमें ये एक कॉमन बात आई, और कॉमन बात में जो कॉमन डिस्कशन है उसके भी कॉमन पॉइंटर्स यही है। तो या तो उनको समझाया गया है कि ठीक है, आप अभी जाके नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में एग्रेसिव हो जाइए और इस तरीके से कीजिए कि ये हो रहा है ऐसा करके। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है 8 तारीख का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर शायद 100-200 मतों से हार जीत होती है और उसमें सीट्स बढ़ती है, मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले, या फिर जिस तरीके से बातें आ रही है, तो शायद वो आकलन उनके पास होगा। ये समझ नहीं आ रहा है, बट मेरा बहुत क्लियर मानना है, मैंने उनको ये भी पूछा कि तीनों पार्टीज में अगर देखें तो बूथ लेवल का मैनेजमेंट सिर्फ आम आदमी इसके पास, बीजेपी के पास है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास उस लेवल का बूथ लेवल मैनेजमेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता निष्क्रिय रहा है? बोले नहीं, हमारे जो इस बार व्हाट्सएप के जो प्रमुख थे, पन्ना प्रमुख भी थे और व्हाट्सएप प्रमुख, तो वो व्हाट्सएप प्रमुख बहुत ही एग्रेसिव रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी ने धरातल पे जाके शांति से अपना काम किया, वैसे इस बार व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप पन्ना प्रमुखों ने वोटर्स को मोबिलाइज किया है। तो बीजेपी के वोटर्स, आपको बीजेपी के कार्यकर्ता फिजिकली वोटर्स को मोबिलाइज करते नहीं दिखे कहीं। अब ये एक बात है, अब ये कितना होगा, कैसे होगा, मेरे ख्याल से ये हमको जिस तरीके से 8 तारीख को ईवीएम्स खुलेंगे और उसमें से जो काउंटिंग होगी, तब जाके पता चलेगा कि उनके दावे कितने सच है या फिर, क्योंकि देखिए एक बात उन्होंने कही वो समझने वाली है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पास या कांग्रेस के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं थे, बूथ लेवल पे वो भी सक्रिय थे। तो ये एक बात पहली बार आ रही है
तीन पार्टियां बूथ लेवल पे सक्रिय थी, लेकिन टर्न अराउंड कब हुआ है? तो कौन सी पार्टी बूथ लेवल के मैनेजमेंट का इतना जो महारत रखती है उसने किया टर्न अराउंड, या फिर जो पार्टी नहीं करवा सकती तो वो कौन सी है? वो मेरे ख्याल से 8 तारीख को पता चलेगा। मतलब एक बार जिस तरीके से मैंने उन 4-5 लोगों से बात की, उनका ये कयास है कि तीनों तीन बूथ लेवल पे सक्रिय, तो मोबिलाइज कौन नहीं कर सका यही देखना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से गिरीश जी के पास आता हूँ, क्योंकि गिरीश जी एक्चुअली में रास्ते में और अहमदाबाद से हिम्मतनगर जा रहे हैं, तो रास्ते में उनके नेटवर्क में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, जो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन वही है कि परसेप्शन की जो लाई है इस समय गुजरात के अंदर किस दिशा में जाती दिखाई देती है, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर क्या कुछ प्रभाव दिखा रहा है वहां पर? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का जैसे मैं बता दूं आपको, एक इंसिडेंट दे दूं। कच्छ में एक जगह है अबड़ासा, जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल एरिया है वो, तो इनका एक तय था कि अगर कांग्रेस या कोई भी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो वहाँ ये एंटर नहीं करेगा, तो वहां से वो विड्रॉ कर दे। तो अगर इनको जीतना भी है तो इनको मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए, और मुस्लिम पूरी कर लीजिए गिरीश जी, कहीं रुक करके अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। रुक जाइए एक जगह, कार साइड में लगा लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, तो शायद बेहतर रहेगा। हाँ, अभी जैसे मैंने ये हाँ, अभी आवाज आ रहा है ठीक से? नहीं, कार को रोक लीजिए आप और अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, रुक जाइए, रोक दिए। हाँ जी, तब बेहतर रहेगा, कटेगा नहीं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि AIMN का सेटिंग जो था वो ये था कि मुस्लिम्स ने बताया कि अगर और कोई भी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को सीट देती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं जाएगा। इसका लाइव इंसिडेंट है कच्छ का अबड़ासा, जहाँ पे कांग्रेस ने टिकट दे दी तो वहां पे उन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। तो उसको अगर जीतना है तो उसको मुस्लिम सपोर्ट चाहिए। तो जहां पर भी कांग्रेस और मुस्लिम का सेटिंग हो गया, वहां पे ये नहीं गया, इसका मतलब वो इतना डैमेज कांग्रेस की सीट को नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो यंगस्टर्स वाली बात चल रही थी, अभी जिस एरिया में अहमदाबाद में मैं हूँ वहां पे अल्पेश ठाकुर खड़ा है। यहाँ पे पाटीदारों का दबदबा है और ठाकुरों का भी है, लेकिन ठाकुर खुद उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इनके जितने भी बूथ लेवल कार्यकर्ते वो सुबह सुबह हमारे साथ बैठ के चाय पीते रहते हैं। तो बोले गए नहीं, बोले नहीं ये इंपोर्टेड कैंडिडेट को बिठा देंगे, हम 40 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी इंडियन इनकम्बेंसी नहीं है, इनकी खुद के पार्टी के भी आदमी नहीं निकले हैं, ये मैं आपको कहना चाहता था। साथ ही जैन व्यास का क्या फैक्टर देखते हैं आप, क्या उनका असर देखते हैं? उन्होंने अभी एक लाइव इंटरव्यू में कहा था कि अगर गुजरात के ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं तो 123 सीट पे वो अपना दबदबा दिखा सकते हैं। तो अब वो उसी एक्शन में काम कर रहे हैं, और वो जरूर है क्योंकि उनके चाहक वर्ग भी बहुत ज्यादा है। गुजरात में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जब भी रहे तो उन्होंने सारे सेक्शंस का काम किया है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो ऑलवेज अवेलेबल होते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को फोन पे जवाब नहीं दिया। तो उसकी लाइकिंग तो है, और अभी ब्राह्मणों को भी समझ में आ रहा है कि हर कम्युनिटी अपना दबदबा कर रही है, तो हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और उसका थोड़ा ग्राउंड पे मूवमेंट भी दिख रहा है। तो जयनारायण व्यास जी इफेक्ट करेंगे 100%, ये अंडर एस्टिमेट ना करें। क्योंकि जैसे इन लोगों का मैं आपको सीधा एग्जांपल दे दूं, यूथ से जब हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने तो ना गोधरा देखा है, ना उसने वो न जानता है नेहरू ने क्या किया। तो वो जब पूछता है अपने फादर से तो वो बोलता है कांग्रेस के टाइम में हम लोग पढ़ते थे, हमको कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। तो उनके दिमाग में ये आ गया है कि इनसे तो कांग्रेस बेहतर है, क्योंकि इनके फादर ने तो बहुत मेहनत की है, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। तो ये जो डिफरेंस है यूथ में और 4.25 करोड़ जो ये है, ये दे विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इस टाइम पर। जी 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 सुनील, मैं सुनील जी की बात करता हूँ। जैसा आपने सुना, गिरीश जी ने जो बातें बताई और असदुद्दीन ओवैसी वाले फैक्टर को बताया कि कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, और साथ ही जैन व्यास जी के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही कि उनका प्रभाव निश्चित रूप से गुजरात के लोगों पर है। आप क्या समझते हैं, क्या जो फैक्टर नितिन पटेल, और जो आपने पहले भी नाम लिए थे, नितिन पटेल है, जैन व्यास है और मधु श्रीवास्तव है, क्या इसका जो असर है, और साथ में गुजरात में इस बार भाजपा के अंदर विद्रोही उम्मीदवार बहुत देखे, क्योंकि ऐसा गुजरात में होता नहीं था कि बीजेपी में कोई विद्रोही स्थिति दिखाई दे, लेकिन चुनाव में दिखाई दे रही है। क्या इससे क्या इसका जो डैमेज हो रहा पार्टी को, उसका डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी सफल हो पा रही है? क्या देख पा रहे हैं आप? एक तो गुजरात का चुनाव एक तरफा नहीं है। गुजरात के चुनाव में स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। गुजरात के चुनाव में जो नया मतदाता है उसकी एक बड़ी भूमिका है, और जो सत्ता के दावेदार तीनों दल हैं
उनके प्रति लोगों के मन में कोई उत्साह नहीं है कि एक बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर निकले और ये जो लोग हैं अपने मतदाताओं को, अपने समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचाने में जो उनकी अब तक की कोशिशें हैं वो बहुत फलीभूत होती दिख नहीं दी जो पहले चरण का मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मोदी जी के प्रति लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। मोदी जी को लेकर के आज भी लोगों के मन में आकर्षण है, लेकिन दूसरी लाइन के लीडरशिप के अभाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने मतदाताओं को सक्रिय करने में असुविधा हो रही है। विभिन्न इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें वो सक्रियता नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए थी या जो पहले दिखती रही है और जिसके कारण से 70% से ऊपर तक मतदान हुआ है। पिछले साल की तुलना में 7 से 8% के मतदान में कमी आना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है और कांग्रेस के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सत्ता को बनाए रखने के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो भी नहीं निकले और जो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी नहीं निकले। केवल लोग जो सोचते हैं कि हमें वोट करना चाहिए उन लोगों की संख्या ज्यादा निकली। इसीलिए हार जीत का अंतर जो हिमांशु जी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए, बहुत मामूली होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो संगठनात्मक अंतर्विरोध है उसका असर है। बाहर से लाकर के उम्मीदवारों को खड़ा करने से सत्तारूढ़ दल को नुकसान हो रहा है। विद्रोही जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उससे सत्तारूढ़ दल को नुकसान हो रहा है और पार्टी के इन कारणों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने जो अपने बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान नहीं चलाया, अपने आप को स्थानीय स्तर पर सीमित रखा, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से छोटी छोटी सभाएं करके जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको पहुंचाने की कोशिश की। यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने मतदाताओं को काफी हद तक बांधे रख सकती है। नए मतदाताओं को कितना आकर्षित कर पाएगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन जो गिरीश जी ने कहा कि लोगों के मन में यह है, जो ये कहना कि उनके परिवार के वरिष्ठ जन बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज्य में उनको क्या लाभ था, शिक्षा कितनी सस्ती थी, स्वास्थ्य कितना सस्ता था, तो हो सकता है कि नए मतदाताओं पर इसका असर पड़े, क्योंकि अब तक उन्होंने गैर भाजपा सरकारें देखी नहीं है। तो एक परिवर्तन की चाह उनके मन में हो सकती है। अब ये निर्भर ये करेगा कि अगर परिवर्तन की इच्छा रखने वाले कांग्रेस के लोग और यथास्थिति बनाए रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने समर्थकों और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक कितना पहुंचा पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो बात हो रही है कि उत्तरी गुजरात के इतिहास के हिसाब से भी, आंकड़ों के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और जयनारायण व्यास की कांग्रेस में एंट्री ये भी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शंकर सिंह वाघेला और जयनारायण व्यास इन दोनों नेताओं की सक्रियता को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा होगा। रीना जी के पास आता हूँ। जैसे रीना जी आपने सुना, सुनील जी ने 2 नाम लिए, जयन व्यास और शंकर सिंह वाघेला। इसमें कुछ जानिए, वाघेला जी का जो राजनीतिक और व्यास जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि है बड़ी प्रभावशाली और बड़ी विस्तार वाली रही है, उनके काफी प्रशंसक ने गुजरात में। लेकिन बात वही आती है और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सबसे संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि गुजरात की वर्तमान स्थिति को दबाव कौन सी पार्टी ज्यादा महसूस कर रही है मतदान की स्थिति को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों से आपको उसको ज्यादा दबाव में दिख रहे हैं? रीना जी, एक बहुत सीधी सादी बात है कि कांग्रेस के पास तो गंवाने को कुछ है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी काफी खत्म हो चुकी है, तो उसके क्या बात करने की। उसको अगर पाना है तो कुछ पाना ही है, गंवाने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो जो मिलेगा वो बेनिफिट ही है और गंवाना बीजेपी को है। इसलिए चिंता का विषय और मनोमंथन का विषय तो बीजेपी के पास ही है, सीधी बात है प्रशांत जी। क्योंकि अब के बाद जो बदलाव आए उसमें भी देखो मोरबी का हादसा है, महंगाई है, जिगर जी बोल भी गए, हिमांशु भाई ने भी बताया मेरे ख्याल से। तो महंगाई भी ऐसा मुद्दा है कि जो ऑल टाइम हाई रहता है। कुछ भी मतलब यहाँ देखो तो महंगाई वर्सेस बेरोजगारी है, कहीं भी रोजगारी तो नजर आ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आप देखो तो अभी मैंने शायद यहाँ बताया था, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पर बताया था कि ये उज्ज्वला योजना जो बनाई गई, कल ही मोदी जी उनके दावे कर रहे थे, लेकिन उज्ज्वला योजना बनाने से उसके बेनिफिट जो काम की औरतों को कितना रह सकती है। क्योंकि महंगाई आप देखो, जो बॉटल है आज 1050 के ऊपर उसका भाव है मेरे ख्याल से, 1070 या 1050। तो दूसरी बार काफी लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, 10,000 करोड़ के आसपास लोगों ने, औरतों ने दूसरी बार रिफिल ही नहीं करवाया।
मतलब कि ये योजना का कोई लाभ ही नहीं है जो ग्रामीण औरतों के लिए लागू किया गया था। तो महंगाई तो ऑल ओवर मुद्दा है, ऑल टाइम हाई। तो दूसरी बात है कि अभी मनोमंथन का विषय तो भाजपा के लिए ही बनता है, क्योंकि गवाना तो उसको ही है, मैंने शुरुआत में भी बताया। क्योंकि कांग्रेस का तो जो भी होगा तो वो लाभ ही होगा। और अगर कांग्रेस को अगर एक्टिव रहती और अभी सक्रिय इतनी दिखती तो 2017 में भी वो जीत सकती थी, क्योंकि उसके पास काफी ये पाटीदार आंदोलन की वजह से जैसे काफी चांसेस और तक थे, लेकिन वो उसने नहीं लिया। अब की बार भी आप देखो कि वो साइलेंट मोड पर, तो मुझे तो लग ही रही है उसने उदयपुर चिंतन शिविर में जो भी तय किया हो या द्वारका में। लेकिन एक बात है कि कहीं इतनी नजर नहीं आ रही है जितनी भी आनी चाहिए। अदरवाइज इतने मुद्दे हैं कि वो आराम से जीत सकती है, क्योंकि लोग भी खुद ऐसी चर्चा कर रहे हैं। मैंने लोगों के मुंह से ये सुना है, मैं अपने आप के बयान नहीं कर रही हूँ। मतलब ये मेरा मत नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, और अगर कांग्रेस इतनी एक्टिव होती और सक्रिय होती और मुद्दे उठा सकती तो अब के बार उसके बाद पूरा चांस था, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो निष्क्रिय ही दिख रही है अभी भी, इतने तो मुद्दे नहीं उठा रही है। प्रशांत जी, आपने जैसे कहा कि चर्चाओं में, लोगों की चर्चाओं में तो है परिवर्तन की बात है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता उतनी आपको नहीं दिखाई दी। और आज जैसे हिमांशु जी के पास में आता हूँ, हिमांशु जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मीडिया की जो हेडलाइंस हैं उसमें कांग्रेस को उतनी जगह नहीं मिल पा रही है जितना मतलब एक होने से लोगों पर प्रभाव दिखाई देता। और हिमांशु जी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का जो रोल है, कि सोशल मीडिया पर जैसे कांग्रेस का बता रहे हैं बड़ा प्रचार है इस समय, और जैसे फ्रंट जो मेन स्ट्रीम की मीडिया उसमें कांग्रेस नहीं दिखाई देगी, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ क्षतिपूर्ति करने में कांग्रेस संभव हो पा रही है? और जो रीना जी ने एक बात कही कि आम आदमी की चर्चा में उन्होंने जैसे उनकी चर्चाएं सुनी, उसमें परिवर्तन की बात है लोगों के मन में, तो इस परिवर्तन की बात जो लोगों के मन में है उसे कितना कांग्रेस अपने साथ लेकर चलने में सफल होती दिखाई देती है कुछ, हिमांशु जी? जैसे मैंने अपना पहले जो जैसे कहा कि बात ये आ रही है कि तीनों पार्टियों के बूथ लेवल के कार्यकर्ता एक्टिव थे। अब कौन कितना मोबिलाइज कर सका है यही देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो विडंबना है ये है कि 13% जब आपकी वोटर्स पॉपुलेशन बढ़ी है तो आपका अगर मान लीजिए 13% में से 25% लेके चलूं तो 13 का 25% होता है करीबन 3-3.25%। तो 3.25% से आपका पोलिंग फिगर जो है वो बढ़ना चाहिए, टर्न अराउंड बढ़ना चाहिए। तो करीबन वो 72 या 73.5 के आसपास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, उल्टा 5% घटा है। मतलब 8.5% का आप नुकसान लेके चल रहे हैं। इतने मतदाता आए ही नहीं जो आने चाहिए। तो उस परिस्थिति में कौन कितने वोटर्स मोबिलाइज कर सका है, वो वोटर्स कौन से वोटर्स है, कमिटेड डेडिकेटेड किसी पार्टी के वोटर्स थे, एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर्स थे, बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, क्योंकि 1.25 करोड़ तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस 5 करोड़ में से। तो कौन से मोबिलाइज हुए ये पता तभी चलेगा 8 तारीख को कि कौन से वोटर्स मोबिलाइज हुए हैं। अब वो वोटर्स जो मोबिलाइज हुए हैं वो सोशल मीडिया के प्रभाव में आके, मतलब मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के वोटर शायद ज्यादा मोबिलाइज हुए तो हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया के प्रभाव से हुए। भारतीय जनता पार्टी के हुए तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके कमिटेड जो कार्यकर्ता और मीडिया का जो ब्लिट्जक्रिग किया गया 20 दिन में, तो वो इम्पैक्ट आया। क्योंकि 20 दिन पहले बीजेपी उस तरीके से सक्रिय नहीं थी एग्रेसिवली मीडिया में। मतलब ये हालात कि आप आम आदमी पार्टी की कोई नेगेटिव खबर भी नहीं सुन रहे थे और पॉजिटिव खबर भी नहीं सुन रहे थे। तो बाकी पार्टियों का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। जो मीडिया ब्लिट्जक्रिग किया गया है 20 दिन के अंदर, उसका इम्पैक्ट है, या फिर कांग्रेस के वोटर ज्यादा टर्न अराउंड हुए। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से खाट परिषद किया गांव-गांव जाके, तो मेरे ख्याल से ये जब आंकड़े आएंगे तब जाके पता चलेगा। और मान लीजिए जैसे 100-200 मतों से अगर फेर उलट होता है तो बिल्कुल तीन पार्टी ने अपनी एटी चोटी का जोर लगा दिया और हार जीत कहीं 100-200 वोट्स के उसमें आके ठहर गई है। हालांकि ये जो एक है ये नई फॉर्मूला है कि अगर कम वोटर्स मोबिलाइज हुए तो जिस तरीके से पिछले साल 3 करोड़ हुए थे, उसका अगर आप इस तरीके से 4.9 का 60% ले लेते हैं तो बिल्कुल 3 करोड़ का ही आंकड़ा आ जाता है। उसमें बीजेपी कितनी सेफ है? देखिए, जितने ज्यादा वोटर्स मोबिलाइज होते हैं बीजेपी का जो कमिटेड वोट शेयर है वो श्रिंक होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 4.5 करोड़ वोटर्स मोबिलाइज हुए होते 4 करोड़ 90 लाख में से, तो बीजेपी के कमिटेड जो कार्यकर्ता के वोट है 1 करोड़ 25 लाख से, तो वो श्रिंक हो जाते। लेकिन 3 करोड़ पे बीजेपी का 1.25, मतलब उनका ऑलमोस्ट 33% से ज्यादा कमिटेड वोट शेयर हो जाता है, 30-40% के आसपास। तो उस मामले में हमको देखना पड़ेगा कि कौन से वोटर ज्यादा मोबिलाइज हुए। और हार जीत के आंकड़े शायद हमको ये कयास लगाने में आसानी होगी हमको
किस पार्टी ने कितना एडी चोटी का जोर लगा लिया और किसका एजेंडा कन्विंस हुआ, कौन कन्विंस कर पाया, तब जाके हम इस मुद्दे पे आ सकते हैं कि सोशल मीडिया ने इम्पैक्ट किया या मीडिया ने इम्पैक्ट किया या कांग्रेस की खाट परिषद ने इम्पैक्ट किया। बिल्कुल आंकड़ों के साथ आपने बताया कि किस तरह से क्या संभावनाएं हैं, और मैं कार्यक्रम के अंतिम चक्र में आता हूँ और सुनील शुक्ला जी के पास पूरी जो चर्चा को लेकर आता हूँ कि जैसे कि आपने रीना जी को सुना और हिमांशु जी ने भी, हमारे पूर्व में गिरीश जी और जिगर जी ने काफी सारी विस्तार से बातें रखी गुजरात के चुनाव के संदर्भ में। तो सुनील जी से आपने सबको सुना, तो आपका क्या कंक्लूड है, आप क्या समझते हैं कि गुजरात में जो शायद रीना जी ने कहा कि होने के लिए भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या नजरिया, क्या सोच है आपकी? गुजरात से जो बातें कही जा रही हैं, इससे यह बात एकदम स्पष्ट है कि यह चुनाव दोनों दलों के लिए काफी संघर्षपूर्ण है। निश्चित रूप से खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास पाने के लिए पूरा खुला आसमान है। प्रश्न यह है कि अपनी अपनी ताकत को बचाए रखने और नई ताकत को हासिल करने के लिए इन दोनों दलों ने कितनी कोशिशें की हैं और उनकी कोशिशों का क्या परिणाम सामने आता है। यह बात ही लगभग स्पष्ट हो गई है, साफ होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी वह प्रभाव नहीं छोड़ पाई जो उससे उम्मीद की जा रही थी। उसने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण जो एक असर शुरुआती दिनों में जो दिख रहा था वो सामने नहीं आ पाया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार अभियान चलाया है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक थाती को बनाए रखने के लिए और परिवर्तन के एक धार को कुंद करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। लेकिन ये बात जो कही जा रही है, जो गुजरात में जो रीना जी ने भी कहा और जिगर ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सक्रियता बहुत ज्यादा है। यह बहुत चिंताजनक बात है सत्तारूढ़ दल के लिए, अगर ऐसा है तो। और इस तरह के निष्क्रिय सक्रिय कार्यकर्ताओं को हम लोग देख चुके हैं जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जन समर्थन हासिल नहीं हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता, मुझे असुविधा होगी ये बात मानने में कि टेक्नोलॉजी के भरोसे आप कार्यकर्ताओं को अपने नजदीक आप ला सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी बात पहुंचा करके कार्यकर्ता, आम आदमी आपके बात से संतुष्ट हो जाए और आपकी बात को मान ले, यह तो प्रतिबद्ध मतदाता तो यह स्वीकार कर सकता है। जो प्रोटिंग मतदाता है या एक चिंतनशील मतदाता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। सरकार की योजनाओं पे बात न करके भारतीय जनता पार्टी ने नए मतदाताओं को निराश किया है। अगर उसने अपनी जो योजनाएं थी, उनकी उपलब्धियों की बात, अगर की होती तो शायद नए मतदाताओं को प्रभावित करने में ज्यादा सफलता मिलती। सरकार की योजनाओं की विफलताओं ने बड़े पैमाने पर नए मतदाताओं को निराश किया है और उनमें एक परिवर्तन के भाव हो सकते हैं। यह मतदान में कितना बदलेगा ये तो आने वाला दिन बताएगा। जी बिल्कुल ठीक है कि तो आने वाले मतदान के बाद ही पता चलेगा, और जब परिणाम सामने आएंगे कि क्या, जब ही स्पष्ट होगा कि इस पार्टी के पक्ष में मतदाताओं ने अपना जो विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन इन चर्चाओं के द्वारा हम कुछ अनुमान ऐसा लगा कि दोनों पार्टी को, जो मेन पार्टी, मेजर पार्टी है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं पहले चरण के चुनाव मतदान के पश्चात। और आम आदमी पार्टी भी, जहां उनका प्रयास था वह एमसीडी चुनाव के बाद कुछ क्षीण होता दिखाई दिया। तो इन सब चर्चाओं को लेकर हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे दर्शकों ने आज चर्चा सुनी गुजरात चुनाव के संदर्भ में, उन्हें निश्चित रूप से पसंद आएगी। और मैं हमारे जो आज समाज इंडिया के मंच पर जो हमारे अतिथि थे, गुजरात से सीधे जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने गुजरात की जो जमीनी राजनीति है वर्तमान में किस दिशा में जाती दिखाई देती है, क्या संभावनाएं है, उसको बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया, परिलक्षित किया। और मैं हमारे जो अतिथियां समाज इंडिया के मंच पर, मैं सुनील शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और बहुत विस्तार से विश्लेषण कर बताया कि किस तरह से गुजराती चुनाव की राजनीति इस समय दिखाई दे रही है। साथ ही रीना ब्रह्मभट्ट जी हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़ी हुई थी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त समय से उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। साथ ही हिमांशु व्यानी जी भी हमारे साथ राजकोट से सीधे जुड़े हुए हैं और उनके भी बड़े व्यस्त दिनचर्या के चुनाव के संदर्भ में लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रीना जी, हिमांशु जी चर्चाओं में रहते हैं, तो उन्होंने हमारे दर्शकों को समय दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे साथ जिगर दोषी जी भी जुड़े हुए थे, जो भी अन्य एक दूसरी डिबेट में उन्हें जाना था 1 बजे, तो उन्होंने हमें समय दिया, उसके उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही गिरीश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वह इस समय हिम्मत नगर जा रहे थे, तो रास्ते में हमसे जुड़े, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे दर्शकों को समय दिया। और आप सभी ने बहुत उत्कृष्ट चर्चा आज समाज इंडिया के लिए
प्रस्तुत की और निश्चित रूप से इस चर्चा से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें जानने में आसानी होगी कि गुजरात की राजनीति किस दिशा में और किस दशा में वर्तमान में है। तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं पुनः अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को पसंद आएगी और जिस तरह से हमारे मेहमानों ने, हमारे अतिथियों ने ये चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की, बहुत आंकड़ों सहित और अनुमानों सहित उन्होंने बताया कि इस तरह से गुजरात की राजनीति वर्तमान में दिखाई दे रही है। तो यह तो समय बताएगा, जिस दिन परिणाम निकलेंगे उस दिन पता चलेगा कि गुजरात के मतदाताओं ने किसके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।